अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम निहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा चैलेंज, बताया शरीयत में मुदाखलत। कर्नाटक में बाहिजाब लड़कियों ने करियर के बजाय शरीयत को किया पसंद, इम्तिहान में दाखिले से रोका गया तो इम्तिहान किया तर्क। मुस्लिम ताजिर मंदिर के करीब नहीं लगा सकते दुकान, लेकिन मंदिर को ज़मीन और अशिया कर सकते हैं दान। मध्य प्रदेश में मुस्लिम बिल्डर ने मंदिर को दान किया 37 क्विंटल का घंटा। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में दिन में 3 मरतबा लाउड स्पीकर्स पर अजान देने की इजाज़त, मुस्लिम कम्युनिटी का सियासी इत्तेहाद रंग लाया। और रूस को यूक्रेन से तीसरी आलमी जंग ही निकाल सकती है बाहर, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बढ़ाई दुनिया की मुश्किलें। नाज़रीन, सबसे पहले हम भारत से अहम खबरें देखते हैं। तो मिली पस मंज़र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला की एक अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें कई अहम मिली उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए कई अहम फैसले भी लिए गए। मीटिंग में हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटक के हाई कोर्ट के फैसले को दस्तूर हिंद की दफ़ा 14, 15, 19, 21 और 25 की खिलाफ वर्जी बताया गया है, जिसमें मजहब, नस्ल, जिन्स, ज़ात और जाय पैदाइश की बुनियाद पर तफ़रीक़ व इम्तियाज़ की नफ़ी शामिल है। बोर्ड ने कहा है कि हालांकि मुल्क का दस्तूर मुल्क के हर शहरी को अपनी शनाख्त और वक़ार के साथ जीने का हक़ और शख्सी आज़ादी का इख्तियार देता है, लेकिन कर्नाटक अदालत का हिजाब पर पाबंदी का फ़ैसला न सिर्फ शख्स की आज़ादी की मनाफी है, बल्कि मजहबी और सक़ाफ़ती आज़ादी के हक़ को भी सलब करता है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम तालिबात के लिए एक चैलेंज भी बताया कि आया वो तालीम और हिजाब में से किसको तरजीह दे। हालांकि फ़ैसला उडुपी यानी कर्नाटक के स्कूल की तालिबात के शख्सी हक़ और मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ था, लेकिन अब इसे कर्नाटक की तमाम स्कूलों, जूनियर कॉलेजेस और बोर्ड के इम्तिहान तक वसी कर दिया गया है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। कर्नाटक में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान शुरू हो चुके हैं और इसी दरमियान हुबली ज़िले में नक़ाब पहनकर इम्तिहान गाह पहुँचे तलबा को इम्तिहान गाह में दाखिल होने से रोक दिया गया है। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वापस आने के बाद ही पर्चा देने की इजाज़त दी गई। हालांकि हुक्काम ने लड़कियों को कपड़े बदलने और नक़ाब उतारने के लिए इजाफी वक्त ज़रूर दिया, लेकिन एक सीनियर सरकारी अहलकार के मुताबिक लड़कियाँ सिविल ड्रेस में इम्तिहान के लिए आई थी। उन्होंने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की पैरवी नहीं की और बुर्का पहना हुआ था, इसीलिए लड़कियों को हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करने का हुक्म दिया गया। इसके बाद लड़कियों ने बग़ैर हिजाब के यूनिफॉर्म पहनकर इम्तिहान दिया। इसी तरह का मामला दूसरे ज़िले बागलकोट में भी पेश आया, जहां तालिबान ने बुर्का उतारने के बजाय इम्तिहान छोड़ने का फ़ैसला किया। एक तरफ भारत में जहां मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी और मंदिरों के आसपास मुस्लिम ताजिरों को दुकानें भी लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही हैं, तो दूसरी जानिब ऐसे पुरतशवीश माहौल में भी मुसलमान हम आहंगी दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम आहंगी के लिए करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन मंदिर के लिए दान करने के बाद अब एक मंदिर के लिए 37 क्विंटल का घंटा मुस्लिम शख्स की जानिब से दान किया गया है। इसके बावजूद मुस्लिम इंतहा पसंदों के निशाने पर है। मुल्क में हुक्मरान तबका नफरत अंगेज़ मुहिम चलाए हुए हैं और इसी दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर में वाक़ पशुपतिनाथ मंदिर के लिए एक मुसलमान बिल्डर नेहरू खान ने 37 क्विंटल महाघंटा दान किया है। दान के बाद ये घंटा काफ़ी देर तक मंदिर अहाते में लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। तांबे और पीतल से बना ये घंटा मुल्क के मंदिरों में सबसे बड़ा घंटा बताया जा रहा है। 37 क्विंटल वजनी इस घंटे का इफ्तिताह जल्दी मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान करेंगे। नेहरू खान ने कोविड के दौर में अस्पतालों में खुदकार सैनिटाइजर्स, मशीनें और जनरेटर्स और सेंसर बिल्स भी पेश किए हैं। मंदसौर के एमएलए यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया है कि नेहरू खान ने इससे पहले भी पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जनरेटर का अथिया पेश किया था। नाज़रीन, अब बैनुल अक़वामी पस मंज़र से ख़बरें देखते हैं और सबसे पहले अहम ख़बर यूक्रेन से, जहां पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। तो रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर तुर्की में शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेनी जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। इसी दरमियान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो समझते हैं कि रूस को यूक्रेन से आलमी जंग के बगैर हटाया नहीं जा सकता, इसलिए रूस के साथ गैर जौहरी हथियारों पर बातचीत होना चाहिए और यूक्रेन से हथियार कम करने का मुतालबा होता रहा तो वो रूस के साथ बातचीत जारी नहीं रखेंगे। बातचीत के लिए रूस को अपने फ़ौजी भी यूक्रेन से निकाल देना चाहिए। नाज़रीन, एक अहम और हौसला अफजा खबर अमेरिका से है, जहाँ मिनियापोलिस शहर की मसाजिद में दिन में 3 मरतबा अजान लाउड स्पीकर के साथ देने की इजाज़त शहर कौंसिल ने दे दी है। सिटी कौंसिल के मेंबर जमाल उस्मान की तरफ से लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त के लिए बिल पेश किया गया था, जिसे सिटी कौंसिल ने मंजूर कर लिया है।
جمال عثمان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابھی بھی بہت کام کرنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کسی اور ہر مذہب کو یکساں حقوق حاصل ہوں۔ منیاپولس شہر میں اب مؤذن ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے لیے دن میں 3 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے سکتے ہیں، بشرطے کہ آواز 70 ڈیسیبل سے کم ہو۔ میانمار میں جس عوام نے روہنگیاؤں پر مظالم ڈھائے، ان کی نسل کشی کی، اب اسی عوام کو اپنی ہی فوج سے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ میانمار گزشتہ سال جنوری سے باغی فوجی حکومت کے زیر اثر ہے اور فوجی کارروائی پر انگلی اٹھانے والے شخص کو موت کی نیند سلا دیا جا رہا ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فوجی حکومت عوام پر شکنجہ مزید تنگ کرتی جا رہی ہے۔ میانمار کی فوج نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ملک میں فوجی بغاوت کی مخالفت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اعلان ملک کی فوج کے سربراہ من آنگ ہیلنگ نے اس وقت کیا جب فوج نے ملک میں جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف اپنے کریک ڈاؤن کا 1 سال پورا کیے جانے پر ایک فوجی پریڈ کا انعقاد کیا تھا۔ فوج کے سربراہ نے ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گی۔ من آنگ ہیلنگ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ میانمار کی فوجی قیادت اس کی مخالفت کرنے والے گروپوں سے اب مزید بات چیت نہیں کرے گی۔ عرب ممالک کے اسرائیل سے امن معاہدے اور قربت کے رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ 4 عرب ممالک جس سے اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اس میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور مصر شامل ہے۔ یہ چاروں مسلم ممالک کے وزراء ایک میٹنگ کے لیے اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اس میٹنگ میں امریکہ بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس میٹنگ کی تصدیق کی ہے۔ ملاقات پیر کے روز اسرائیل میں صحرائے نجف کے خطے کے ایک شہر میں ہوئی، لیکن کن امور پر تبادلہ خیال یا معاہدے ہوئے اسے ظاہر نہیں کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ فلسطین اور عالم اسلام کی مخالفت کے باوجود سال 2020 میں سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی بھارت اور دنیا کی اہم خبریں جس کا اثر راست یا بر راست ہم پر ہوتا ہے۔ آپ کو خبریں کیسی لگی؟ آپ کی رائے کمنٹس کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں، اور اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ آپ دیکھتے رہیے ملی وائس کی دیگر خبریں۔ اللہ حافظ۔